सिमोन द बुआ 20th सेंचुरी की एक जानी मानी नॉवेलिस्ट, फेमिनिस्ट थिंकर एंड फ्रेंच एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर थी, जिन्होंने मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट की फाउंडेशन रखी। सिमोन फेमिनिस्ट आइकॉन मानी जाती थी। उन्होंने ना सिर्फ एक फेमिनिस्ट बुक लिखी बल्कि उस मूवमेंट के लिए एक बाइबल की तरह समझी जाती है। एंड ये बुक है द सेकेंड सेक्स। शी वॉज इंडीड एन इंटेलेक्चुअल पर्सन. Her life has inspired generations of women seeking independence. आइए पहले सिमोन द बुआ के शुरुआती दिनों के बारे में जान लेते हैं। सिमोन 9 जनवरी 1908 को पेरिस, फ्रांस में पैदा हुई थी। उनकी फैमिली कैथलिक थी, इसलिए अर्ली डेज़ में ही कॉन्वेंट स्कूल भेज दिया गया, जिससे फ्यूचर में एक नन बन सके। हाउएवर 14 साल की एज तक इंटेलेक्चुअली क्यूरियस सिमोन हैड अ क्राइसिस ऑफ फेथ और उन्होंने खुद को एथीस्ट डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद एग्जिस्टेंस के बारे में स्टडी करने में सारा समय डेडिकेट कर दिया, शिफ्टिंग हर फोकस टू मैथ्स, लिटरेचर एंड फिलॉसफी। 1926 में सिमोन हायर स्टडीज़ परस्यू करने कॉलेज चले गए, जहां उन्होंने फ़िलॉसफ़ी डिटेल में पढ़ी और अपनी क्लास की टॉपर बन गई। उसी सेम ईयर सिमोन फेलो स्टूडेंट एंड बडिंग एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर जॉन पॉल सार्tre से मिली, with whom she would soon form a lasting bond that would profoundly influence both of their personal and professional lives. शॉर्ट टाइम में उन दोनों की रिलेशनशिप रोमांटिक बन गई, जिसके बाद सार्tre ने सिमोन को मैरिज के लिए भी प्रपोज किया, जिसे ऑफकोर्स सिमोन ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बावजूद वो दोनों लाइफ लॉन्ग अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप में रहते रहे थे। दिबुआ का मेजर पब्लिक वर्क था 1943 की नॉवल शी केम टू स्टे, जिसमें उन्होंने पहली बार एग्जिस्टेंशियलिज्म का जिक्र किया, जिसके बाद अदर एसेज एंड नॉवेल्स भी पब्लिश किए। सिमोन का सेकेंड मेजर वर्क थी उनकी नॉवल द सेकेंड सेक्स, जो 1000 पेजेस लॉन्ग है। इसमें वो पैट्रियार्की एंड साथ ही साथ विमेन को थ्रू आउट हिस्ट्री दिए गए सेकेंड हैंड स्टेटस को हैवीली क्रिटिसाइज करती नज़र आती हैं। सिमोन की नॉवल द सेकेंड सेक्स फेमिनिज्म के अर्ली वर्क्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट समझी जाती है। इस नॉवल के पब्लिकेशन के वक्त काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। 4 साल बाद इसका इंग्लिश लैंग्वेज एडिशन यूएसए में पब्लिश किया गया एंड 2009 में मोर फेथफुल अनएडिटेड इंग्लिश वॉल्यूम पब्लिश किया गया, जिसने सिमोन द बुआ को मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट का वन ऑफ द ग्रेट थिंकर बना दिया। हर बुक एस्टैब्लिश्ड द बुआ एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट आइकॉन्स ऑफ हर एरा। 78 ईयर्स की एज में अप्रैल 14, 1986 को सिमोन द बुआ की पेरिस में मौत हो गई। आइए अब उनकी फेमस नॉवल द सेकेंड सेक्स के बारे में ओवरव्यू लेते हैं कि आखिर सिमोन फेमिनिज्म को स्ट्रांगली सपोर्ट क्यों करती थी। सिमोन ने फेमिनिटी की प्रॉपर डेफिनेशन इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपनी नॉवल द सेकेंड सेक्स 1949 में लिखी थी, विच लेड द ग्राउंडवर्क फॉर सेकेंड वेव फेमिनिज्म। जहां फर्स्ट वेव फेमिनिज्म वीमेंस के सफरेज एंड प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में था, वहीं सेकेंड वेव फेमिनिज्म फोकस्ड ऑन सेक्सुअलिटी, फैमिली, द वर्क प्लेस, रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड सो ऑन। ये सब सिमोन की नॉवल सेकेंड सेक्स से शुरू हुआ, जिसमें शी टॉक्स अबाउट कैसे वीमेन इज़ परसीव्ड एज अदर इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, सेकेंड टू मैन, which is considered and treated as the first or default sex. One of the most famous lines from her work is, "One is not born but rather becomes a woman." इस लाइन के थ्रू जो सिमोन कहना चाहती हैं वो दैट जो रोल्स विमेन के साथ एसोसिएट किए जाते हैं कि वो बस सर्टेन चीज़ों के लिए ही बनी हैं, उसे वो अपने साथ लेकर पैदा नहीं होती, क्योंकि व्हेन अ ह्यूमन बीइंग इज़ बॉर्न, फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की, पहले एक फ्री इंडिविजुअल होते हैं, जिसके बाद उनके जेंडर के बेसिस पर रोल्स डिसाइड कर दिए जाते हैं एंड वीमेन को अर्ली एज से सिखाया जाता है व्हाट दे आर सपोज टू बी इन लाइफ। बीइंग अ वीमेन द सेकेंड सेक्स, वो कौन से रोल प्ले कर सकती हैं और कौन से नहीं,
डिसाइड कर दिया जाता है। सो अब क्वेश्चन आता है, हाउ डज दिस आइडिया रिलेट टू एग्जिस्टेंशियलिस्ट कंसर्न्स अबाउट फ्रीडम। वन ऑफ द मेन क्वेश्चंस जिसके बारे में एग्जिस्टेंशियलिस्ट वरीड थे वॉज रैडिकल फ्रीडम कैसे अचीव किया जाए। वो फ्रीडम जो ऐसे डिसीजंस मेक करने के बाद आते हैं जिसे सार्त्रा कहते थे गुड फेथ। ये वो डिसीजंस होते हैं जो ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करते हैं। बट अगर कोई इंसान बैड फेथ में जी रहा है तब आउटसाइड वर्ल्ड ने उनके ऊपर जो आइडेंटिटीज़ इम्पोज की हैं उसके बेसिस पर कंट्रोल होने लगता है। इस केस में एक इंडिविजुअल के डिसीजंस उसके अपने नहीं होते एंड दे आर फार अवे फ्रॉम देयर ऑथेंटिक सेल्फ। सेम ऐसे ही व्यूमेन के केस में जब बचपन से उसकी पूरी लाइफ व्यूमेन होना सिखाया जाता है, लाइक उसका एक सर्टेन वे में दिखना, फैमिली में सर्टेन रोल प्ले करना, सर्टेन काइंड ऑफ जॉब्स करना, सो इवेंचुअली ये सब एक विमेन का सेंस ऑफ फ्रीडम एंड ऑथेंटिसिटी अफेक्ट करता है। बीइंग सीन एंड सीइंग योरसेल्फ एज द सेकंड सेक्स सर्टेनली रैडिकल फ्रीडम अचीव करने के क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट बना देता है। सिमोन ने पाया कि ऐसी डेफिनेशंस जो सोसाइटी ने बनाई हैं ये विमेन को ओवर द इयर्स सप्रेस करने के लिए यूज़ होती रही हैं। सिमोन के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स के व्यूज़ सोशली एंड कल्चरली प्रोड्यूस होते हैं। फेमिनिटी इनहेरेंट नहीं है, ये एक कॉन्स्ट्रक्ट है जिसे सोशलाइजेशन के थ्रू लर्न किया जाता है टू कीप मैन डोमिनेंट। ब्यूआ को अपनी नॉवल में फीमेल प्रोटैगनिस्ट के बारे में लिखने एंड फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू पर ज़्यादा एम्फेसिस देने एंड ये मानने के लिए कि फेमिनिज़म स्टिल रेलिवेंट है हेविली क्रिटिसाइज्ड किया गया। उनके इस मिथिकल पर्सोना के पीछे थी एक फ़िलासफ़र जो वीमेन के लिए फ्रीडम चाहती थी। शी सेड ह्यूमन बीइंग्स अपने एक्शंस का रिज़ल्ट होते हैं। वीमेन के सोसाइटी में जो कंडीशन थी उसके बारे में सिमोन के आइडियाज़ सार्त्र से मिलने से पहले ही डेवलप होने शुरू हो गए थे। उन्होंने सार्त्र के साथ होने वाले फ़िलोसॉफ़िकल अग्रीमेंट्स 1940s के बाद पब्लिश करने शुरू किए एंड बाय देन वो दोनों ही फ्रांस में काफ़ी फेमस हो चुके थे। बट जस्ट बिकॉज वो एक विमेन थी एंड उस वक्त विमेन को मेन से नीचे समझा जाता था, मोस्टली सिमन के आइडियाज़ सार्त्र को क्रेडिट कर दिए जाते। इनफैक्ट फ्रांस के बाहर अदर कंट्रीज़ में सिमोन के टेक्स्ट अनट्रांसलेटेड ही रहे, सेम रीज़न की वजह से, बिकॉज शी वॉज अ विमेन। सिमोन ने बीइंग अ विमेन जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस लाइफ में लिए थे वहीं से उनका इस टॉपिक पर पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ एंड इसी तरह उन्होंने अपनी नॉवल द सेकंड सेक्स की फ़िलोसॉफ़िकल फाउंडेशन रखी थी। सिमोन का कहना था विमेन का अपने एग्जिस्टेंस के बारे में ये जानने की डिज़ायर कि वो जस्टिफाइड है या नहीं उन्हें मेन के कंपैरेटिवली ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि एक विमेन से दूसरों के लिए जीना एक्सपेक्ट किया जाता है और खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में सोचना या क्वेश्चन करना सोसाइटी के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं होता। इट वॉज़ अ मैन डोमिनेटिंग वर्ल्ड जो सिमोन को ट्रबलसम लगता था। उस वक्त विमेन की अपनी आइडेंटिटी नहीं होती थी और अगर कोई विमेन अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती तब उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक विमेन थी। डिबोआ ने आर्ग्यू किया दैट विमेन को हिस्टोरिकली इन्फीरियर वेज में ट्रीट किया जाता रहा है। सोसाइटी विमेन को सिखाती है फर्स्ट मेंस की नीड्स पूरी करना, सेकंड टू फॉलो एक्सटर्नल ब्यूटी और अदर स्टैंडर्ड्स टू सीक वैलिडेशन ऑफ देयर वर्थ, एंड थर्ड दैट फीमेल्स को हिस्टोरिकली बहुत कम लीगल राइट्स दिए गए जिस वजह से उनका पब्लिक में इन्फ्लुएंस कम ही रहा। उन्होंने इसे ठीक से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया दैट गर्ल्स को लाइव डॉल की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब गर्ल्स को बचपन में डॉल्स प्ले करने के लिए दे दी जाती हैं, वो उसे जैसे चाहें लुक दे सकती हैं एंड डॉल के साथ खुद को पावरफुली आइडेंटिफाई करने लगती हैं, लाइक द कंडीशन ऑफ बीइंग ड्रेस्ड अप एंड लुक प्रिटी ऑल द टाइम। जैसे कि उस डॉल की कोई एजेंसी ऑफ थॉट नहीं होती, वैसे ही गर्ल्स लर्न टू ऑब्जेक्टिफाई देमसेल्व्स लाइक द डॉल्स जस्ट एज मैन ऑब्जेक्टिफाई विमेन। एक डॉल सबमिसिव होती है, उसका रोल होता है ड्रेस्ड अप होना, अपने ओनर की बातें सुनना, उसे कंफर्ट देना,
when they are lonely. डिबोआ आर्ग्यूड, इसलिए जब गर्ल्स बड़ी हो जाती हैं वो खुद को भी उस डॉल की तरह सेम सिचुएशन में पाती हैं. एज अ वीमेन ये उनका रोल होता है ऑल द टाइम सुंदर दिखना, एक परफेक्ट हस्बैंड को अट्रैक्ट करना, उसकी प्रॉब्लम्स को क्वाइटली सुनना एंड देन अपने पार्टनर के ऑफिस से घर वापस आने का वेट करना. सिमोन ने आगे ये भी पॉइंट आउट किया कि अगर एक लड़की शादी ना करे तो भी उसे मेल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली जज किया जाता है थ्रू एक्सटर्नल प्रेशर्स टू सच एज ब्यूटी, डाइट एंड फैशन इंडस्ट्रीज़ जो परपेचुअली विमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन करते हैं. सिमोन ने यह भी आर्ग्यू किया एक औरत होना डिफरेंट वेज़ में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हिस्ट्री, लिटरेचर, साइको एनालिसिस एंड बायोलॉजी ये सभी उन्हें प्रेजेंट करते हैं with incompatible myths of femininity instead of encouraging them to become free, fallible and fully human. 1949 में सिमोन के क्रिटिक्स ने उन्हें एंटाई वुमेन, एंटाई मैटरनल, एंटाई मैरिज डिस्क्राइब किया. उनकी द सेकेंड सेक्स का मेन गोल था विमेंस को खुद के बारे में कॉन्फिडेंस डेवलप करने में हेल्प करना, टू रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ देयर ओन फ्रीडम because women couldn't live up to all the incompatible myths of femininity. सिमोन को लगता था women often felt like failures. वो अपनी लाइफ से क्या चाहती हैं ये पूछने के बजाय इसे दूसरों को खुश करने और उनकी डिज़ायर्स पूरी करने के लिए सेक्रीफाइस कर देती हैं और अपने सर्वाइवल के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है. जनरली एग्जिस्टेंशलिस्ट का मानना है वन इज़ नॉट बॉर्न एनीथिंग, मतलब इंसान जब पैदा होता है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है एंड हम जो भी हैं वो अपनी चॉइसेस का रिज़ल्ट हैं क्योंकि हमें सोसाइटी के ज़रिए जो रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाती हैं उस अकॉर्डिंग खुद को बना लेते हैं. हम सिर्फ वैल्यूज़ नहीं बल्कि एक्शंस के थ्रू खुद को क्रिएट करते हैं. डिबोआ खुद भी एक लाइफ लॉन्ग एग्जिस्टेंशलिस्ट थी. इन द सेकेंड सेक्स वो एक विमेन की लाइफ की एग्जिस्टेंशलिस्ट हिस्ट्री स्केच करती नज़र आती हैं कि कैसे थ्रू आउट हर लाइफ विमेन का अपनी बॉडी के लिए एटीट्यूड टाइम के साथ बदलता रहता है एंड इस एटीट्यूड को सोसाइटी किस तरह इन्फ्लुएंस करती है क्योंकि वो उसकी बॉडी पर टाइम टू टाइम कमेंट करते रहते हैं. सिमोन पूछती हैं कि फ़ीमेल बॉडी में जो पार्ट्स डिसएडवांटेजेस माने जाते हैं क्या वो डिसएडवांटेजेस इनहेरेंट होते हैं या फिर सोसाइटी उन्हें एज डिसएडवांटेजेस ऑब्जेक्टिवली लेबल करती है. इसे समझने के लिए सिमोन फीमेल लाइफ की वेरियस स्टेजेस की एक केस स्टडी प्रोड्यूस करती हैं. इन स्टेजेस में फ़ीमेल बॉडी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वेज़ में प्रेजेंट की जाती है एंड वीमेन को भी दो वेज़, एक ऑप्रेस्ड एंड एक फ्री वे में प्रेजेंट किया गया. हाउएवर देयर इज़ नो इसेंशियल ट्रूथ ऑफ द मैटर. ये डिपेंड करता है इस बात पर कि एक विमेन खुद को कैसे देखती है, एज अ फ्री सब्जेक्ट या फिर एज द ऑब्जेक्ट ऑफ सोसाइटीज़ गेज. सार्ट्रा ने भी ऑब्ज़र्व किया कि जो भी हम परसीव करते हैं इंक्लूडिंग अदर पीपल वो एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है एंड उसको हम डिफ़ाइन करते हैं. डिबोआ इस आइडिया को आगे ले गई and applied it to men's perception of women. The very concept of women, Dubois argues, is a male concept. Women is always other because the male is the seer. He is the subject and she the object. The meaning of what it is to be a woman is given by men. डिबोआ के अकॉर्डिंग वीमेन को लिबरेशन अचीव करने के लिए इन सोशल नॉर्म्स को एज कंस्ट्रक्शंस रिकॉग्नाइज करना होगा. सिर्फ तभी वो खुद को पहचान सकती हैं और अपनी डेस्टिनी डिटर्मिन कर सकती हैं. सिमोन की ये नावल फ्रेंच वीमेन की वोटिंग राइट्स ग्रांट होने के 5 साल बाद पब्लिश हुई थी, ऐसे टाइम पर जब सोसाइटी में बहुत कम वीमेन वर्किंग थी. हर आर्ग्यूमेंट दैट वन इज़ नॉट बॉर्न रादर बिकम्स अ वीमेन इज़ स्टिल वैलिड टुडे. वेल, दिस इज़ द एंड. आई वुड लाइक टू मैंशन वन थिंग कि सिमोन डिबोआ के ओपिनियंस जो अभी मैंने शेयर किए उस वक्त की मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के लिए हैं जब वीमेन के पास कोई भी राइट्स नहीं हुआ करते थे. सिंस वो जिस टाइम में थी तब वीमेन को लुक डाउन किया जाता था, उन्हें एक ऑब्जेक्ट की तरह समझा जाता था. प्लस अगर कोई वीमेन सोसाइटी में अपने टैलेंट एंड इंटेलेक्ट के ज़रिए नाम बना लेती तो उसे इग्नोर किया जाता था, जैसे कि सिमोन के साथ हुआ था. इसलिए भी वो फेमिनिज़म को स्ट्रांगली एडवोकेट करती थी.
यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा कि उस वक्त के एंड आज के फेमिनिज़म में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है, इसलिए आप प्लीज़ उस वक्त और आज के फेमिनिज़म को कंपेयर मत करना। सिमोन उस टाइम के बारे में अपने व्यूज़ शेयर कर रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं उस वक्त वीमेन के पास बेसिक राइट्स तक नहीं होते थे, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, उनके पास अपना खुद का फ्रीडम ही नहीं था। एंड आज हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। सो आई होप यू गेट द आइडिया व्हाट सिमोन वाज रेफरिंग टू। आप सिमोन डे बुआ की फ़िलॉसफ़ी के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।